ये है हमारा क्लास 9th ICSE हिस्ट्री का चैप्टर 9। 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। 8 चैप्टर में 2 पार्ट थे, 8A और 8B। 8B कौन सा चैप्टर था? कंपोजिट कल्चर, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है? 9A चैप्टर है। 9 चैप्टर में भी 3 पार्ट है, 9A, 9B और 9C। 9A कौन सा चैप्टर है? यूरोप का, ठीक है, रेनेसेंस। इसे हम आज पढ़ेंगे, मॉडर्न एज ऑफ यूरोप, रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या है, इसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके कॉजेस क्या हैं, उससे इम्पैक्ट क्या पड़े, मीन्स इफेक्ट क्या पड़े, ये 2-3 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं, क्या? रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या है? रेनेसेंस मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब फिर से किसी जगह का, जैसे यूरोप है तो यूरोप का फिर से रीबर्थ हुआ। रीबर्थ कैसे हुआ? यूरोप में जो मेनली अगर हम देखें, जो मेन एरिया है वहाँ का, वो इटली था। मतलब इटली से ही ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। ज़्यादा डेवलपमेंट मतलब जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का या पेंटिंग्स का, ये सब चेंज हो गए। कस्टम्स का अपना अलग और डेवलपमेंट हो गए और चेंजेस आ गए। तो ये सब चीज़ें क्या थी कि रेनेसेंस मीन्स यूरोप में फिर से रीबर्थ हुआ। कैसे हुआ? बहुत से क्यों होने लगा? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो धीरे धीरे थोड़ा डेवलप हुए, थोड़ा और मतलब अपने जो भी उनके आइडियाज़ हैं वो उनको बाहर रखना, ठीक है, एक दूसरों की बातों को समझना, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनना समझना, ये सब चीज़ें होने लगी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुए हैं। जैसे ट्रेड रूट्स वगैरह है, बहुत से वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, बहुत से लोग ने दिमाग लगाया कि टेलीस्कोप कैसे बनाएं, टेलीस्कोप बनाए, ठीक है, ट्रेड रूट्स, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके आइडियाज़ आए और उस चीज़ों को उन्होंने किया भी। कैसे? बहुत सी चीज़ें ह्यूमैनिज़ मतलब एक दूसरे की हेल्प तो करते थे, सारे आइडियाज़ मतलब अपने आइडियाज़ को रखते थे कि हाँ ऐसा अगर कोई चीज़ है तो ये क्यों हो रही है, तो ये सब क्वेश्चन उठा करके कैसे होगा, तो ये सब चीज़ों से उन्होंने सॉल्यूशन भी लिया और इससे काफ़ी चीज़ें इन्वेंट भी हुई, इन्वेंशन हुआ उस चीज़ों का, बहुत से डेवलपमेंट हुए। यही क्या था? यूरोप का रिबर्थ था। और जो चर्च में जो पोप्स होते हैं, मीन्स जो ऐसा कह ले पुजारी होते हैं, ठीक है, उस टाइप से वहाँ पर क्या था, एक मतलब बंधर बने हुए थे, मीन्स बंधे हुए थे, ठीक है। लेकिन फिर जब रेनेसेंस हुआ, मीन्स जब डेवलपमेंट हुआ और रीबर्थ हुआ, तब ये लोग थोड़ा फ्रीडम हुए और फ्री हुए इन सब चीज़ों से कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, इस टाइप से, ठीक है। समझ में आ गया इतना कि रेनेसेंस क्या है? रेनेसेंस मतलब रीबर्थ। यूरोप में अगर हम मतलब मेनली एक शहर था, मेनली जगह थी इटली थी, ठीक है। इटली में ही ज़्यादातर डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे। और भी कई एरियाज थे, जैसे जर्मनी है, और भी कई एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन जो मेनली जगह देखें तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। क्लियर हो गया इतना? अब हम देखते हैं कि उसके कॉजेज, हम क्यों कह रहे हैं कि यूरोप में रेनेसेंस मीन्स यूरोप का रिबर्थ हुआ है, ठीक है। पहला देखते हैं कॉजेज ऑफ रेनेसेंस। द एज ऑफ डिस्कवरी मीन्स रेनेसेंस की कॉज क्या है? एज ऑफ डिस्कवरी मीन्स वहाँ पर और ज़्यादा वो एज था, वो टाइम पीरियड था जहाँ पर डिस्कवरी हुई है, ठीक है। पहले हम देखते हैं, पहला है डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स एंड जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। मतलब बहुत से जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन मीन्स जियोग्राफिकल से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ों की डिस्कवरी हुई, ट्रेड रूट्स की डिस्कवरी हुई। मतलब जैसे अगर वो वहाँ पर है, यूरोप में है, तो उससे दूसरे जगहों पर कैसे
ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम जितना ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे उतना हमें हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, उतना लाइफस्टाइल चेंज होगा, उनके रहने का तरीका चेंज होगा। तो ये सब चीज़ों थोड़ा दिमाग लगाएं कि हम कैसे ट्रेडिंग और दूसरी कंट्रियों में कर सकते हैं। तो कुछ ट्रेड रूट, अगर सी रूट से जा रहे हैं या लैंड रूट से जा रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता है कि हम किस रास्ते से जाएंगे उस कंट्री में, तो ये पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या किए, ट्रेड रूट बनाए कि हाँ उस कंट्री में अगर जाना है, यूरोप से अगर हमें इंडिया में जाना है, कनाडा में जाना है, अमेरिका में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे। तो ये सब काफ़ी चीज़ें डिस्कवरी हुई। अगर सी रूट से जाना है, मीन्स शिप से अगर कोई सामान जा रहा है, कार्गो हो रहा है, तो उसके लिए भी सी रूट का ज़रूरी है। मतलब सी रूट भी एक फिक्स होना चाहिए कि हम सी रूट में ऐसे जाएंगे। ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया है सी का। ठीक है, और ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन में जैसे कंपास है, कंपास के हेल्प से अब मान लीजिए कोई कंट्री है वो नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है। नॉर्थ साइड मतलब यूरोप है, यूरोप में कोई मैन अगर देख रहा है तो उससे नॉर्थ साइड में है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि हम किस रूट से जाएं। ठीक है, अब वो कुछ दूर गया, उसे नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने एक रूट बनाया। अब कुछ ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन जैसे कंपास वगैरह बनाए, जिसकी हेल्प से वो ट्रेड रूट बहुत आसानी से कर सकते थे, मतलब ट्रेडिंग कर सकते थे। ट्रेड रूट नहीं, सॉरी, ट्रेड रूट की हेल्प से वो ट्रेडिंग और अच्छी कर सकते थे। समझ में आया क्या है? सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, मतलब ट्रेड रूट, मतलब और मार्केट को बढ़ाने के लिए ट्रेड रूट का डिस्कवरी किए कि हमें और मार्केट बढ़ाना है और दूसरी कंट्रियों तक पहुंचाना है, तो हम कैसे करेंगे। तो क्या किए, ट्रेड रूट बनाए, उससे ट्रेड रूट डिस्कवरी हो गई। मतलब एक रूट, एक रास्ता डिस्कवर हो गया, जिससे मार्केटिंग आसानी से होने लगी। और क्या था, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। स्प्रेड क्रिश्चियनिटी मतलब वो जो मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस था, तो अपने क्रिश्चियन रिलीजियस को और जगहों तक उसको स्प्रेड करना चाह रहे थे कि हमारे मतलब हम तो है ही क्रिश्चियन, और भी जो दूसरे लोग हैं वहाँ तक क्रिश्चियन का जो भी नॉलेज है उसके बारे में बताएं, जो भी ज्ञान है उसको दें लोगों तक, अब वो भी क्रिश्चियन रिलीजियस को अपनाएं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी लोग जाने कि हाँ क्रिश्चियन रिलीजियस है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने सर्च किया, और फिर जब जा कर के ट्रेड रूट्स वगैरह ये सब चीज़ डेवलप हुई। दिस वॉज फैसिलिटेड बाय मैरिनर्स कंपास एंड ज्योग्राफिकल बुक्स लाइक अ मर्चेंट्स हैंडबुक, सीक्रेट्स ऑफ फेथफुल, क्रूसेडर, द फार ईस्ट, होली लैंड एंड अफ्रीका। मतलब बहुत से मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्च किए तो क्या मिला, ट्रेड रूट। और ट्रेड रूट को अगर मतलब ये ट्रेड रूट बनाए कैसे, मैराइनर्स कंपास बनाए थे ये लोग। क्या किए, मैराइनर्स कंपास के हेल्प से। मैराइनर्स कंपास क्या है, एक कंपास है जिसके हेल्प से वो पूरी डायरेक्शन बताता है कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये पूरी डायरेक्शन वो कंपास बताता है उसकी हेल्प से। और कुछ ज्योग्राफिकल बुक्स थी जैसे अ मर्चेंट्स हैंडबुक, सीक्रेट्स ऑफ फेथफुल, क्रूसेडर, द फार ईस्ट, होली लैंड और अफ्रीका। ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जो ज्योग्राफिकल से रिलेटेड हैं, जिसकी हेल्प से क्या किए हैं, ट्रेड रूट की डिस्कवरी किए हैं। या फिर वो मतलब वो चाहे लैंड में हो या फिर सी के हेल्प से। इम्पॉर्टेंट टू अटलांटिक सी फॉर रीचिंग अमेरिका एंड कनाडा। ये ट्रेड रूट जो इम्पोर्टेंस था वो किस में था कि हम अमेरिका और कनाडा तक पहुंच जाएं और वहां पर मार्केटिंग करें। ठीक है, किसकी हेल्प से
मतलब इम्पॉर्टेंट था अटलांटिक सी। अटलांटिक सी इम्पॉर्टेंट था यूरोप के लिए। अटलांटिक सी इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसी के हेल्प से, अटलांटिक ओशियन के थ्रू से ही वो अमेरिका और कनाडा पहुंच रहे थे, वहां पर अपनी मार्केटिंग कर रहे थे। समझ में आया इतना? इससे क्या हुआ, मतलब बहुत से जो नेविगेटर होते हैं, जो मतलब शिप से जाते हैं, उन्हें भी बहुत सी चीज़ें मिली, बहुत सी नॉलेज, और उन्हें ज्योग्राफिकल से रिलेटेड मिली। अब इन सब बुक से भी उन्हें काफ़ी हेल्प हुई। अब जैसे किसी को कहीं पर जाना है तो इन बुक के हेल्प से उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन हमें पता चल जाएगी, हम किस टाइम पे जाने लायक है वहाँ पर या नहीं है। ठीक है, सी रूट में ही कब हम जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते हैं सी की हेल्प से, और किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में कौन सी कंट्री मिलेगी। तो ये सब चीज़ें पता चली इन बुक से, कंपास की हेल्प से, तब जाकर वो सी रूट बना या लैंड रूट बना। ठीक है, और अटलांटिक सी इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसकी हेल्प से वो अमेरिका और कनाडा आसानी से पहुंच रहे थे, वो रूट बना दिए थे जिससे मार्केटिंग उनकी आसान हो सके। और उस मतलब ये ट्रेड रूट की डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनमें भी, उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। समझ में आया इतना? और क्या हुआ, इसकी हेल्प से ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन की वजह से, मीन्स और ज्योग्राफिक चीज़ों के जानने की हेल्प से क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे ये आइडिया, मतलब ये थ्योरी दे दी है कि अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड। अर्थ एक एक्सिस पर रोटेट कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड। ये एक थ्योरी भी इन्होंने दे दी थी। इन्होंने मतलब कौन? जब यहाँ पर ये सब चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी, जो यहाँ के साइंटिस्ट थे या और ज़्यादा जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये थ्योरी दे दी थी। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब क्या है? ये है क्या? ये सेंटर ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर, मीन्स ये ग्रीक और रोमन का सेंटर था। ठीक है, ग्रीक और रोमन का सेंटर था। कॉन्स्टेंटिनोपल एक तरह से कह लें कैपिटल था। ठीक है, उसको सेंटर, मतलब जितनी भी चीज़ें ग्रीक में हो रही थी या जो ग्रीक का कल्चर था, रोमन का कल्चर था, रोम का, वहाँ का जो सेंटर था वो क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल था। ठीक है, फॉल हुआ। फॉल कैसे हुआ? इन 1453 फेल इन द हैंड ऑफ तुर्क्स। ये किनके हाथों में आ गया था? कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में तुर्क्स के हाथों में आ गया था। मीन्स ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये किनके कंट्रोल में आ गया था? तुर्क्स के कंट्रोल में आ गया था। जो भी उनका पूरा मतलब एक तरह से कह लें पूरा उनका कब्जा हो गया था उस जगह पर। किनका? तुर्क्स का। मैनी ग्रीक राइटर्स शिफ्टेड टू रोम विद देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। और जो ग्रीक के वो थे, कौन थे? राइटर्स। ठीक है, जो ग्रीक के राइटर्स थे वो शिफ्ट हुए किधर? रोम में। जो ग्रीक में कल्चर था, कॉन्स्टेंटिनोपल को ही नोपल को मेन मानते थे, मेन सेंटर मानते थे, तो राइटर्स भी ज़्यादातर वहाँ पर रहते थे। फिर क्या किए, जब तुर्क्स के कंट्रोल में आ गया, उनके हाथ में आ गया, फिर वो ग्रीक के जितने भी राइटर्स थे वो रोम की तरफ चले गए, रोम में शिफ्ट हो गए। जितने राइटर्स थे वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जितने भी उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे थे, जितनी भी बुक लिखी थी, ये सब चीज़ों को ले करके वो किधर शिफ्ट हो गए? रोम में शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ? रोम जो है वहाँ का सेंटर बन गया। मतलब जितने भी अब कॉन्स्टेंटिनोपल एक सेंटर था, वहाँ पर जो भी राइटर्स थे अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पर शो करते थे, वहाँ पर रहते थे, सब अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते थे। जब
उनके कंट्रोल में आ गया, तुर्क्स के कंट्रोल में 1453 में। तब क्या हुआ, जो ग्रीक के राइटर्स थे वो रोम में शिफ्ट हो गए। रोम में शिफ्ट होने के बाद सारे राइटर्स अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर इसके बाद रोम जो है वो सेंटर बन गया था। ठीक है, रोम क्या बन गया था, रोम बिकम सेंटर। पहले क्या सेंटर था, कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर क्या बन गया, रोम बन गया। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडालिज्म, फ्यूडालिज्म का भी डिक्लाइन हुआ। मतलब फ्यूडालिज्म मतलब क्या होता है, ये जो जमींदार होते हैं, ठीक है, वो कैसे करते थे, कौन थे, मतलब बहुत एक बड़े एरिया को अपना कंट्रोल करते थे, उस पर अपना कंट्रोल करते थे कि ये इतना एरिया, इतनी लैंड जो है वो मेरी है, और इसमें जो भी लोग फार्मिंग करेंगे या इसमें जो भी एग्रीकल्चर या जो भी प्रोडक्शन होगा इस चीज़ में, इन लैंडों में, तो उनसे टैक्स लेते थे। और जो अगर टैक्स नहीं पे कर पाते थे उन्हें बहुत मतलब पनिशमेंट देते थे, बहुत बेकार पनिशमेंट देते थे। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग भी परेशान थे। ठीक, समझ में आ रहा है इतना। तो फ्यूडलिज्म जो है वो क्या हुई, ख़त्म हुई। इससे जब यूरोप का रेनेसेंस में, यूरोप में रीबर्थ हुआ, तो क्या हुआ, फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म ये सब क्या होता था, काफ़ी टाइम पहले होता था, अभी ऐसा नहीं है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अभी ऐसा नहीं है। तो जो पहले होता था, काफ़ी टाइम पहले, फ्यूडलिज्म मीन्स जमींदार वगैरह होते थे और अपने लैंड को कंट्रोल करके दूसरों से ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये भी एक रीज़न है, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि यूरोप में रेनेसेंस थी, मीन्स यूरोप का फिर से रीबर्थ हुआ था। ठीक है, फिर से उसका बर्थ हुआ था। समझ में आ रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल क्यों हुआ, क्योंकि तुर्क्स के कंट्रोल में आ गया था। 1453 में तुर्क्स के कंट्रोल में आ गया था, और ये क्या था, ग्रीक और रोमन का कल्चर का सेंटर था। रोमन कल्चर और ग्रीक कल्चर का सेंटर था। जब तुर्क्स के कंट्रोल में आ गया तो फिर सारे ग्रीक किधर शिफ्ट हो गए, रोम में शिफ्ट हो गए, और फिर रोम सेंटर बन गया। ठीक है, और फ्यूडलिज्म भी खत्म हुई। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए इसे। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। इससे भी है कि रेनेसेंस मीन्स रिबर्थ हुआ, और ज़्यादा चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुआ। लर्न फ्रॉम अरब्स, प्रिंटिंग प्रेस को बनाना कहाँ से सीखे थे, मतलब पेपर्स बनाना, पेपर्स कैसे बनाते हैं, ये आर्ट कहाँ से सीखे थे, अरब से सीखे थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर बनी थी, जर्मनी में बनी थी 1465 बाय गुटेनबर्ग। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर बनी थी, जर्मनी में। कब, 1465 में, और किसने बनाई थी, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, फिर इन्हें फॉलो करके, कि मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे बनी है, तो इस चीज़ को फॉलो करके फिर बनाए हैं कैक्सटन, इंग्लैंड के हैं। कहाँ पर, कब, 1476 में। पहले तो कहाँ पर बनी, जर्मनी में, 1465 में गुटेनबर्ग बनाए थे। नेक्स्ट फिर उन्हें फॉलो करके कैक्सटन बनाए, कहाँ पर, इंग्लैंड में। कब, 1476 में बनाए। इसके बाद धीरे धीरे फिर और अदर कंट्रीज में बनने लगे, और ढेर सारी कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें बन गई। इससे क्या हुआ, पहले जो बुक्स लिखी जाती थी वो मतलब हाथ से लिखी जाती थी, और कितनी बुक लिखेंगे। ठीक है, कोई अगर राइटर है तो एक बुक को कितनी बार लिखेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं था। एक बुक लिखते थे, एक या दो, मतलब एक लिमिटेड लिखते थे। ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बुक्स को हम प्रिंट करके बहुत ज़्यादा बुक हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए उनकी एक लिमिट थी कि हम 10 बुक लिख सकते हैं। ठीक है, एक राइटर लिमिट थी कि एक ही बुक को हम 10 बार लिख सकते हैं, 10 बुक हम बना सकते हैं। अब क्या है,
क्या 10 10 लाख, 10,000, मतलब 10,000, 10 लाख बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, अब इस वजह से मतलब हाथ से लिखते थे, बहुत ज़्यादा बुक थी नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या थी, महंगी थी बुक। अब इतनी ज़्यादा महंगी बुक कौन लेगा? जो रिच लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे किंग है, या जो किंग से थोड़ा नीचे थे, वो लोग, वही सब लोग ले सकते थे इस बुक को। जिससे क्या होता था कि सब लोग उस बुक को पढ़ नहीं पाते थे। उस बुक में उस बुक से उसका जो उसके नॉलेज है वो गेन नहीं कर सकते थे। और अगर किसी बुक की ऑटोबायोग्राफी है या किसी और भी चीज़ के बारे में लिखा है, किसी कंट्री के बारे में लिखा है, तो सिर्फ पढ़ कौन पाते थे? जो रिच पीपल थे, जैसे किंग है, वही सब पढ़ पाते थे। ठीक है, अब जब प्रिंटिंग प्रेस बन गई, बहुत सी बुक प्रेस हो गई, बहुत सी बुक बन गई, उससे क्या हुआ, एक चीप रेट में बिकने लगी, मीन्स सस्ते दामों में बिकने लगी। इससे क्या हुआ कि मतलब ज़्यादातर लोग उस बुक को अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, कि अगर उन्हें ये बुक पढ़नी है तो वो ईजिली उस बुक को अफोर्ड कर सकते थे और उसे पढ़ सकते थे। ठीक है, ये भी क्राइसिस का कॉज ही है। समझ में आया? प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन हुआ, और कहाँ से सीख के आए थे? पेपर बनाना अरब से। पेपर मेकिंग तो अरब से सीखे थे, फिर प्रिंटिंग प्रेस बनाए कहाँ पर? जर्मनी में गुटेनबर्ग बनाए थे। कब? 1465 में। इन्हें फॉलो करके फिर कैक्सटन बनाए इंग्लैंड में 1476 में। इसके बाद फिर बहुत सी ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बन गई और दूसरी कंट्रियों में। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में मीन्स एक साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट जैसे हैं, बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ एक तरह से कह लें तो। ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, बहुत सी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। किस चीज़ में? साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, मीन्स साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें डेवलपमेंट हुआ। रोजर बैकन thought of horseless carriages and flying machines. रोजर बैकन क्या सोचते थे कि हॉर्सलेस कैरेजेस, मतलब कोई भी सामान को अगर हम पहुंचाना है, ठीक है, कैरेजेस है मीन्स गुड्स को अगर हम पहुंचाना है लैंड रूट से, अगर हम देखें विदाउट हॉर्स, मतलब बिना हॉर्स की हेल्प से, बिना एनिमल्स की हेल्प से हम कैसे उसको पहुंचा सकते हैं। और फ्लाइंग मशीन्स के बारे में कि कोई मशीन उड़ के कैसे जा सकती है, फ्लाई करते हुए मीन्स उड़ करके मशीन कैसे जा सकती है, उस चीज़ पर उन्होंने सोचा। ठीक है, सोचें कि बिना हॉर्स के कैरेज कैसे पहुंचा सकते हैं, और फ्लाइंग मशीन्स के बारे में कि कोई मशीन कैसे उड़ सकती है, कैसे फ्लाई कर सकती है। और साइंटिस्ट थे कौन? कोपरनिकस, ये भी साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट कौन थे? कोपरनिकस। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है किसके अराउंड? सन के अराउंड। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये प्रूफ कर दिए कौन? कोपरनिकस, ये भी साइंटिस्ट थे। और एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। गैलीलियो क्या इन्वेंट किए? टेलीस्कोप को इन्वेंट किए। गैलीलियो टेलीस्कोप को इन्वेंट किए। इसकी हेल्प से टेलीस्कोप किस चीज़ में यूज़ की जाती है? काफ़ी दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, जब गैलीलियो इन्वेंट कर दिए टेलीस्कोप को, इसके बाद और भी जो साइंटिस्ट थे मीन्स और भी जो लोग थे, उनमें और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा रुचि बढ़ गई उस चीज़ में कि हम कैसे किस चीज़ को किस तरह से बना सकते हैं, किस चीज़ का इन्वेंशन हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगे थे साइंटिस्ट जो है, वहाँ के बहुत से साइंटिस्ट बने, बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन धीरे धीरे होने लगा। समझ में आया इतना? कौन कौन से थे साइंटिस्ट? रोजर बैकन, जिन्होंने ये सोचा था कि हॉर्सलेस कैरेजेस और फ्लाइंग मशीन के बारे में।
कोपरनिकस एक प्रूव कर दिए कि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, और गैलीलियो क्या इन्वेंट किए हैं, टेलीस्कोप। अब इन सब चीज़ों की हेल्प से भाई दूसरे लोगों को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि हाँ, इस चीज़ से हम ये चीज़ें बना सकते हैं, इस चीज़ को हम इन्वेंट कर सकते हैं। इसलिए फिर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को, मतलब बहुत से साइंटिस्ट जो हैं और बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन किए हैं। समझ में आया इतना? ये कुछ 3-4 कॉजेज़ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कॉजेज़ पढ़ेंगे, कॉजेज़ ऑफ रेनेसेंस के ही 3-4 पॉइंट्स, 3-4 कॉजेज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।